नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं माइंड मैप पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप इसको देखते हैं। और ये इतिहास प्रारंभिक परीक्षा यानी इंडियन हिस्ट्री पीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यह अंक देखें तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आर ओ ए आर ओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और यह जो नोट्स है जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी माइंड मैप पर आधारित है। इस पर विभिन्न लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से इसके महत्वपूर्ण लेक्चर को देख सकते हैं। और इसमें देखें तो ये इंडेक्स यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पर विभिन्न लेक्चर बनाकर प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं यानी अपलोड किए जा चुके हैं। और इसमें देखें तो आज के जो लेक्चर है यानी इसमें देखें तो यह गुप्तोत्तर काल पर हम पूर्व के लेक्चर यानी इससे जस्ट पूर्व के लेक्चर में चर्चा किए थे। आज इसी का शेष पार्ट को देखेंगे और इसके बाद दक्षिण भारतीय राजवंश को देखेंगे, इसके बाद प्रमुख रचनाएं होंगी, इसके बाद प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन भारत को देखेंगे, इसके बाद आधुनिक भारत को भी महत्वपूर्ण लेक्चर कुछ में कवर करेंगे। और यह देखें तो आर ओ एग्जाम 2023 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में यह एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर पीटी एग्जाम 2025, इसका पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। और आर ओ एग्जाम 2023 जिसका एग्जाम होने की संभावना जून से जुलाई यानी जून या जुलाई 2025 में कराया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो यूपीपीएससी यानी अग्नि सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में, एसएससी की परीक्षाओं में, इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षाओं में और एसपीएससी के अंतर्गत बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी इत्यादि के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के जो शेष पाठ है, शेष लेक्चर है, उसको इस अंक में देखते हैं। तो पूर्व के लेक्चर में ये सारी जानकारी दी जा चुकी है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में सारे उपलब्ध हैं, इसलिए इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सारी जानकारी जो है पूर्व के अंक में दी गई है, आप वहाँ से इसको विस्तृत रूप से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है। पूर्व के लेक्चर में सारे उपलब्ध हैं, यानी सारी जानकारी जो पूर्व के लेक्चर में दी गई है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो आज देखते हैं इस लेक्चर में यानी ये सारी जानकारी दी गई है और यहाँ से इसको देखते हैं। अन्य तत्व को भी देख लिया गया था। गुप्तकालीन अधिकारी को देखते हैं, इसके बाद गुप्तकालीन प्रशासन को देखते हैं इस लेक्चर में, गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति को देखते हैं, धार्मिक स्थिति को देखते हैं, कला और संस्कृति को देखेंगे, इसके बाद हर्षवर्धन यानी पुष्यभूति वंश को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत जो है हमने स्कंदगुप्त को देख लिया, अन्य तत्व को भी देख लिया है और इसके बाद गुप्तकालीन अधिकारी को इसमें देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से है। तो इसमें देखते हैं गुप्तकालीन अधिकारी यानी ऑफिसर ऑफ गुप्तकालीन। तो इसमें देखें जो आपका है अक्सर एग्जाम पीटी एग्जाम में पूछता है, तो इसको देखें महाबलाधिकृत यानी महाबलाधिकृत जो अधिकारी था वो सेनापति था। एग्जाम में विकल्प देकर पूछा जा सकता है कि महाबलाधिकृत कौन सा अधिकारी था गुप्त काल में यानी गुप्त काल के समय वे सेनापति था। इसके बाद महादंडनायक देखें तो न्यायाधीश यानी न्यायाधीश जो था वो महादंडनायक कहलाता था। इसके बाद संधि विग्रहिक जो अधिकारी था, युद्ध तथा संधि से संबंधित जो अधिकारी था वो संधि विग्रहिक कहलाता था। भुक्ति देखें, बल्कि ये आपका जो है यानी भुक्ति जो था प्रांत यानी जो भुक्ति था वो प्रांत कहलाता था। ऊपरी इसका अधिकारी था यानी प्रांत या भुक्ति का अधिकारी क्या था, इसका नाम ऊपरी था। इसके बाद देखें तो महाअक्षपटालिक जो अधिकारी था ये लेखा अधिकारी था यानी अकाउंटेंट था। इसके बाद भांडागाराधिकृत जो अधिकारी या अफसर था ये राजकोष का अधिकारी था। इसके बाद देखें तो विनय स्थिति संस्थापक जो अधिकारी था शिक्षा एवं धर्म अधिकारी के नाम से जाना जाता था। यानी पूछा सकता है कि गुप्त काल में शिक्षा एवं धर्म का अधिकारी क्या कहलाता था, तो विनय स्थिति संस्थापक था। या ये भी पूछा सकता है कि विनय स्थिति संस्थापक गुप्त काल में कौन सा अधिकारी था, तो ये शिक्षा एवं धर्म का अधिकारी था। इसके बाद देखें तो दंडपाशिक जो अधिकारी था पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। कुमार मात्य ये सर्वोच्च अधिकारी था। इसके बाद देखें तो आपका जो है यानी मुगलकालीन प्रशासन गुप्तकालीन अधिकारी को हमने देख लिया, तो ये गुप्तकालीन अधिकारियों के अंतर्गत ये आपके हैं। इसके बाद देखते हैं तो गुप्तकालीन प्रशासन, तो कुमार मात्य सर्वोच्च अधिकारी था इसमें गुप्तकालीन प्रशासन में। और हमने भुक्ति या प्रांत को देखा, ऊपरी इसका अधिकारी था। भाट जो था पुलिस कर्मचारी यानी पुलिस कर्मचारी को भाट कहते थे मुगलकालीन प्रशासन में। इसके बाद पूर्वपाल या द्रांगिक जो नगर प्रशासक कहलाता था। गोप्ता जो सीमांत प्रदेश का अधिकारी था। विषय यानी विषय जिसको जिला या डिस्ट्रिक्ट कहते थे, इसका अधिकारी विषयपति कहलाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें महत्तर या गांव के मुखिया, या गांव के मुखिया को महत्तर कहा जाता था यानी गांव के मुखिया को महत्तर कहा जाता था। विषय जिसको जिला कहते थे गुप्तकाल में, इसका अधिकारी विषयपति कहलाता था। भुक्ति जिसको प्रांत कहते थे, इसका अधिकारी जो था ऊपरी कहलाता था। और गुप्ता जो सीमांत प्रदेश का अधिकारी को गुप्ता कहते थे। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति यानी गुप्तकाल के समय आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक स्टेटस क्या था। तो आर्थिक स्थिति के अंतर्गत देखें तो यह भूमि पर सम्राट का अधिकार था यानी जो भूमि थी उस पर सम्राट का अधिकार था। भाग उत्पादक से 1/6वां भाग यानी भाग जो था ये कर था और उत्पादक से 1/6वां भाग कर के रूप में लिया जाता था, जिसको भाग कहते थे। हिरण्य या नगद कर था यानी हिरण्य भी एक कर था लेकिन यह नगद कर था यानी कैश टैक्स था। बिस्टी जो था बेगार या पताका यानी जो गुप्तकाल में
बेगार होता था या पताका होता था उसको बिष्टि कहते थे। इसके बाद भूमि माप के पैमाने देखें तो भूमि माप के पैमाने आपके 4 हैं, यानी निवर्तन, पुल्यवाप, द्रोणवाय, आढ़वाप, यानी इसमें वाप 3 में वाप ही जुड़े हुए हैं। तो ये भूमि माप के पैमाने थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पुलिस का जो कर था उसको भट्ट कहते थे, भट्ट जो पुलिस का था, यानी पुलिस को जो कर देना होता था वो भट्ट कहलाता था। नशीली वस्तुओं पर जो कर लगता था उसे भूतोवाद प्रत्यय कहते थे, यानी भूतोवाद प्रत्यय नशीली वस्तुओं पर टैक्स देना पड़ता था। इसके बाद देखें तो आपका यह है प्रणय ग्रामवासियों पर अनिवार्य था, यानी प्रणय जो था ग्रामवासियों पर अनिवार्य रूप से यह कर लगाया जाता था। इसके बाद देखें तो निगम, श्रेणी, संघ, शिल्पी एवं व्यवसाय थे, यानी ये जो शिल्पी एवं व्यवसाय थे इनको निगम, श्रेणी, संघ कहा जाता था। इसके बाद देखें तो गुप्तकालीन बंदरगाह को देख लेते हैं, यानी गुप्तकाल में जो पोर्ट थे या बंदरगाह थे वो कौन कौन थे। तो ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ या भड़ौच, मुजरिस, आर्कामेडु, कावेरीपट्टनम, घटासाला, कुदरा, चौल, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से पूछा सकता है इसमें कौन सा गुप्तकालीन बंदरगाह है। तो आप इसमें ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ, भड़ौच, यानी भृगुकच्छ या भड़ौच एक ही है, मुजरिस, आर्कामेडु, कावेरीपट्टनम, घंटासाला, कुदरा और चौल जो है यह गुप्तकालीन बंदरगाह है। श्रेष्ठी सार्थवा व्यापारी थे, यानी श्रेष्ठी जो था और सार्थवा था ये व्यापारी वर्ग थे, ये व्यापारी कहलाते थे। कौड़ी देखें तो खरीद बिक्री हेतु प्रयुक्त शब्द था, यानी कौड़ी जो खरीद बिक्री हेतु जो शब्द प्रयोग होता था उसको कौड़ी कहते थे। सॉरी, इसमें पुनः देखते हैं दिनार को देखें तो दिनार देखें तो आपका दिनार सोने का सिक्का था, यानी सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे, यानी 144 ग्रेन का जो सिक्का था सोने का सिक्का उसको दिनार कहते थे। इसके बाद देखें खिल को देखें, बल्कि भूमि के प्रकार खेल था, हमने आर्थिक स्थिति को समझने का प्रयास किया। इसके बाद भूमि के प्रकार को देखें, भूमि के प्रकार के अंतर्गत है खिल, न जोते योग्य भूमि, न जोतने योग्य भूमि को खिल कहते थे। अपराध देखें तो जंगल भूमि को अपराध कहते थे। इसके बाद क्षेत्र, खेती योग्य जमीन को क्षेत्र कहते थे। और इसके बाद वास्तु देखें तो वास योग्य जमीन को वास्तु कहते थे। औदक देखें दलदल भूमि को औदक कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से पीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है कि गुप्त काल में जो भूमि के प्रकार थे यहाँ देखा जा सकता है 5 प्रकार थे। खिल किससे कहते हैं, न जोते योग्य भूमि को खिल कहते थे। औदक दलदली भूमि कहते थे। वास्तु वास योग्य भूमि को वास्तु कहते थे। इसके बाद क्षेत्र, खेती योग्य जमीन को, यानी खेती योग्य जो जमीन थी उसको क्षेत्र कहते थे। और अपराध जो जंगल भूमि को थे। आज तक खिल और अपराध को एग्जाम से पूछा, औदक को ही पूछा है, तो ये भूमि के प्रकार है गुप्तकाल के समय में। इसके बाद जो है सामाजिक स्थिति यानी सोशल स्टेटस को देख लेते हैं। गुप्तकालीन समय में जो है सामाजिक स्थिति क्या थी, समाज की स्थिति क्या थी। तो इसमें देखें सामाजिक स्थिति में दास प्रथा प्रचलित थी, यानी गुप्तकालीन समाज में जो है दास प्रथा प्रचलित थी। फायान के अनुसार समाज में अछूतों का प्रवेश वर्जित था। वर्णों का आधार कर्म होकर जन्म था, यानी वर्णों का आधार जो है कर्म होकर जन्म हो गया था गुप्त काल में भी। ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी, यानी गुप्तकालीन समाज में जो है स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह प्रचलित थे। कायस्थों का उदय हुआ, यानी जो कायस्थ वर्ग था उसका उदय जो गुप्तकालीन समाज में हुआ, यानी सामाजिक स्थिति को देख सकते हैं। एग्जाम दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, पीटी मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बाद देखते हैं धार्मिक स्थिति को, यानी रिलीजियस स्टेटस को देखते हैं, सोशल स्टेटस को देखा गुप्तकालीन समाज का। तो इसके बाद धार्मिक स्थिति देखते हैं। तो राजकीय धर्म वैष्णव था, यानी इसका जो राजकीय धर्म देखें तो वैष्णव है गुप्तकालीन समाज का। गुप्तों ने परम भागवत उपाधि धारण की और गरुण को राजकीय चिन्ह बनाया, यानी गरुण देखें भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुण, उसको गुप्तों ने राजकीय चिन्ह बनाया, क्योंकि वैष्णव का जो राजकीय धर्म था वैष्णव संप्रदाय के या भागवत संप्रदाय से संबंधित जो है गुप्तकालीन समाज था। गुप्तकाल में मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई। गुप्तकाल में जो मूर्ति है वो उपासना का केंद्र बन गई। फायान के अनुसार गुप्तकाल में कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब बौद्ध धर्म के केंद्र थे, यानी फायान देखें तो चीनी यात्री था। इस पर हम पूर्व के लेक्चर में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो फायान के अनुसार गुप्तकाल में कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब बौद्ध धर्म के केंद्र थे। मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र मूर्तिकला के केंद्र थे। प्रमुख मंदिर देख लेते हैं, यानी गुप्त काल में प्रमुख मंदिर कौन है। तो भीतर गांव का ईट मंदिर, शिरपुर का लक्ष्य मंदिर और भूमरा एवं खो का मंदिर महत्वपूर्ण है। यानी इसमें देखिए जो प्रमुख मंदिर के अंतर्गत भीतर गांव का ईट मंदिर है, यानी भीतर गांव का जो ईट मंदिर है ये जो ईट का बना हुआ है यह देखें तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, यानी ये यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है। ये मंदिर देखें तो धार्मिक स्थिति के अंतर्गत प्रमुख मंदिर के अंतर्गत भीतर गांव का ईट मंदिर अर्थात जो ईट से बना हुआ मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। इसके बाद शिरपुर का लक्ष्य मंदिर और भूमरा एवं खो का मंदिर भी इसमें महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखें तो देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर में विष्णु को शेष नागशैया पर विश्राम करते दिखाया गया है। पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है और भीतर गांव जो ईट का बना हुआ मैंने देखा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है और देवगढ़ जो दशावतार मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है। तो इसकी विशेषता क्या है
जो दशावतार मंदिर है, इसमें जो विष्णु भगवान है उनको शेषनाग शैया पर विश्राम करते दिखाया गया और यह पंचायतन शैली में निर्मित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो गुप्तकालीन समाज से यानी गुप्तकालीन समाज की धार्मिक स्थिति को बयां करता है या पाया जाता है या वहाँ उपस्थित था धार्मिक स्थिति के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। तो अब कला और संस्कृति के अंग के रूप में देख लेते हैं, गुप्तकालीन समाज की कला और संस्कृति को देखते हैं। तो कला और संस्कृति के अंतर्गत देखें तो आपका जो है कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर देखें गुप्तकालीन समाज का, तो इसमें बाघ अजंता की गुफाओं पर यानी बाघ अजंता की गुफाओं पर गुप्तकालीन अवशेष, अजंता की गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्तकालीन हैं, यानी अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं, तो इसमें देखें अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में, यानी जो अजंता है वहाँ पर कुल कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। तो 29 गुफाओं वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, यानी 29 में से 6 शेष हैं, 23 जो है वह नष्ट हो चुकी हैं, शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 यानी 16 और 17 ही गुप्तकालीन हैं। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है, यानी 19 भी है इसमें है। तो गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महानिविष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उत्कृत किए गए हैं। अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा सम्मिलित हैं। इस पर महायान शाखा पर विस्तृत चर्चा की है पूर्व लेक्चर में, जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है आप उसको विस्तार से देख सकते हैं। तो अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। इसके बाद देखें गुप्तकाल निर्मित अन्य गुफा में बाघ की गुफा, यानी बाघ की गुफा है, जो कि ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई है। यानी बाघ गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, और जो अजंता गुफा देखता हूँ मैं महाराष्ट्र में इसको देखा। आगे इसमें देखते हैं तो ये आपका जो है शतरंज खेल गुप्तकाल में आया, यानी जो शतरंज खेल है आधुनिक जो शतरंज खेल जिसको हम चेस कहते हैं वह गुप्तकाल में आया। इसके बाद देखें धन्वंतरी ने अष्टांग हृदय नामक आयुर्वेद ग्रंथ की खोज की। यह गुप्तकाल में ही हुआ कि धन्वंतरी जी ने अष्टांग हृदय नामक आयुर्वेद ग्रंथ की खोज की। नागार्जुन ने इस चिकित्सा की खोज की, नागार्जुन ने चिकित्सा की खोज की। वराहमिहिर ज्योतिष ने पंच सिद्धांत का लघु जातक आदि की रचना की। यह देखें वराहमिहिर जी जो हैं यह महान भारतीय गणतज्ञ में शामिल हैं, जो यानी ज्योतिष के ने पंच सिद्धांत का नामक लघु जातक आदि की रचना की है, जो गुप्तकाल की कला और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हैं। इसके बाद देखें तो ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ब्रह्मगुप्त ये भी एक महान गणतज्ञ भारतीय गणतज्ञ हैं, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। शैक्षणिक केंद्र यानी गुप्तकालीन समाज में कला और संस्कृति में शैक्षणिक केंद्र कौन थे, यानी एजुकेशन सेंटर के रूप में देखें तो बल्लभी, उज्जैनी, काशी, मथुरा, पाटलिपुत्र, नालंदा बाद में हुआ, यानी बल्लभी देखें गुजरात में, उज्जैनी देखें तो मध्य प्रदेश में, काशी उत्तर प्रदेश में जो कि वाराणसी है, इसके बाद मथुरा उत्तर प्रदेश में, पाटलिपुत्र जो पटना बिहार में है, जो पहले यानी पाटलिपुत्र था आदमी इसका नाम जो है पटना है। इसको हमने देख लिया पूर्व अंक में, आप वहाँ देख सकते हैं, नालंदा बाद में हुआ कला और संस्कृति के अंतर्गत। इसके बाद देखें तो आपका यह है कि आर्यभट्ट गुप्तकाल में प्रमुख गणतज्ञ थे, यानी आर्यभट्ट भी गुप्तकाल में प्रमुख गणतज्ञ महान गणतज्ञ जो बात कर रहे हैं, इसमें ब्रह्मगुप्त भी महान गणतज्ञ, वराहमिहिर भी महान गणतज्ञ जो गुप्तकालीन के समय थे, यानी गुप्तकालीन समाज के अंतर्गत ये लोग महत्वपूर्ण रूप से उपस्थित थे। यानी देखें याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति की स्मृतियां गुप्तकाल में लिखी गई। महाभारत रामायण का अंतिम संकलन भी गुप्तकाल में ही हुआ। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कला और संस्कृति इन आर्ट एंड कल्चर इन गुप्ता एम्परर के अंतर्गत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ और ऐड करना चाहें तो देखें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल हमने इसमें चर्चा कर लिया पूर्व लेक्चर में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास जी थे, यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल यह कालिदास जी थे। तो यह संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास जी थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे, यानी 9 रत्नों में शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी को हमने देखा। ये आपका धन्वंतरी जो है इसने अष्टांग हृदय की आयुर्वेद ग्रंथ की खोज की। इसके बाद देखें गुप्तकाल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, ध्यान देना है कि गुप्तकाल में ही विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत जो भाषा में लिखा गया था को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है, पंचतंत्र है तो 5 भागों में बांटा गया है। पहला देखें तो पंचतंत्र जो गुप्तकाल में विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखा गया था, तो इसके 5 भागों में पहला भाग जो है वो मित्र भेद है, दूसरा मित्र लाभ है, तीसरा इसमें संधि विग्रह है, चौथा लब्ध प्रणाश है, और 5वां इसमें अपरीक्षाकारित्व है। इसके बाद आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, यानी आर्यभट्ट ने देखा कि जो गुप्तकाल में महान गणतज्ञ आर्यभट्ट जी थे, यानी यह हैं, इन्होंने क्या रचना की थी इसको देख लेते हैं। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं, जो महान गणतज्ञ थे इस काल के दौरान, यानी भारतीय इतिहास में ये महान गणतज्ञों में आर्यभट्ट जी शामिल हैं सर्वकालिक रूप से। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में रहते थे वराहमिहिर जो ज्योतिषाचार्य थे, धन्वंतरी हमने देखा धन्वंतरी जी थे, ब्रह्मगुप्त भी थे, यानी ब्रह्मगुप्त आदि थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्तकाल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं को उल्लेख है। गुप्तकाल की राजकीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृतिक थी। गुप्तकाल में चांदी के सिक्कों को रूपक्या कहा जाता था
और इसके बाद याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में, इसको हमने देख लिया था। यहाँ पर है मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मंदिर बनाने की कला में धार्मिक स्थिति के अंतर्गत देखा था कि मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को क्या कहते हैं, भारतीय समाज का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा कहते हैं। तो गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला की शुरुआत हुई, यानी मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। तो मंदिरों को हमने देखा, कुछ मंदिरों को कि प्रमुख मंदिर यह है, देवगढ़ का मंदिर है, लेकिन कुछ और मंदिर को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो गुप्त काल में प्रसिद्ध मंदिर देखें तो विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर यह जो है तिगवा में, यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर, यानी जो विष्णु मंदिर है गुप्तकालीन, वह मध्य प्रदेश के जबलपुर के तिगवा में है। इसके बाद शिव मंदिर देखें तो यह भी मध्य प्रदेश के नगौरा में, नगौरा के भुमरा में है। पार्वती मंदिर देखें तो यह आप ये भी मध्य प्रदेश में है, नैना कुठार में है। दशावतार मंदिर देखें तो देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर देखें तो खो नागौर मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर देखें तो भीतरगांव कानपुर में है। इसके बाद लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित, यानी भीतरगांव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित, यह भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो ये प्रमुख मंदिर है जो गुप्त काल संबंधित है। और हमने देख लिया था कि आर्थिक स्थिति के अंतर्गत भाग जो उत्पादन से प्राप्त 1/6वां भाग हुआ करता था, यानी इसमें ध्यान दें भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4वां यानी चौथाई और 1/6वां भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर जो भूमि को हमने देख लिया था कि जो भूमि की पैमाइश थी जिसको हमने चर्चा कर लिया है। और इसमें ध्यान दें कि जो आपका है, यानी इसमें देखें कायस्थों का उदय जो हुआ है गुप्तकाल समाज में, तो इसमें देख सकते हैं कि जो आपका है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मान चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी की सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। और अभी हमने देखा कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई को देश कहते थे, यानी गुप्त काल की जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी उसको देश कहा जाता था। यानी सामाजिक स्थिति के अंतर्गत हमने आर्थिक स्थिति और गुप्तकालीन प्रशासन को हमने देखा। तो गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन अधिकारी के अंतर्गत हमने जो देखा उसमें गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक ऊपरी कहलाते थे, यानी ऊपरी देख लिया भुक्ति थी, यानी दूसरी प्रशासनिक इकाई भुक्ति थी जिसके शासक ऊपरी कहलाते थे। और सबसे बड़ी इकाई देश थी जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। भुक्ति से नीचे विषय नामक प्रशासनिक अधिकारी होते थे। भुक्ति से नीचे जो विषय, जिसको हमने विषयपति देखा था, यानी भुक्ति से नीचे था। और पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। तो हम सारी जानकारी पूर्व में देख चुके हैं, इसलिए आप ज़्यादा इससे विस्तार नहीं करते हैं। एक जानकारी और ऐड करें तो गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर, यानी गुप्त शासक जो कुमारगुप्त है कि दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, यानी गुप्त काल को हमने देख लिया। गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत देखें तो हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश से संबंधित हर्षवर्धन है, तो इसको देखें 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा। तो इसके बारे में देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत। तो यह अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन कहा जाता है। राजधानी थानेश्वर थी इसकी। इसके बाद देखें बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, यानी हर्ष का दरबारी कवि कौन था, तो बाणभट्ट था। और बाणभट्ट की रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी हैं। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों हेतु प्रसिद्ध था, वहीं बल्लभी नालंदा शिक्षा हेतु, यानी हर्ष के समय मथुरा जो सूती वस्त्रों हेतु प्रसिद्ध था, और वहीं बल्लभी और नालंदा जो है शिक्षा के लिए, जो बल्लभी गुजरात में और नालंदा जो है वो बिहार में से संबंधित है, तो ये शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे हर्ष के समय। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष पराजित हुआ, यानी हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष पराजित हुआ। हेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। और इसके बाद देखें तो यह आपका है हर्ष ने चीन में राजदूत भेजे। इसके बाद हेनसांग से मिलकर हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, यानी हर्ष जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी किससे मिलने के बाद बना, तो ये चीनी आते हेनसांग से मिलने के बाद ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया हर्षवर्धन। हर्ष की नाटक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी हर्षवर्धन की रचनाएं कौन कौन सी है। हर्षवर्धन ने जो लिखा है वह प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद है, यह हर्षवर्धन के नाटक हैं। और जबकि यहाँ देखें हर्षचरित और कादम्बरी जो है यह बाणभट्ट की रचनाएं जो उसका दरबारी कवि था। इसके बाद यहाँ देखें तो हर्ष ने 843 यानी 843 ईस्वी के करीब कन्नौज एवं प्रयाग में धार्मिक सभाओं का आयोजन किया, और इसका नाम क्या था, महामोक्ष परिषद, जो कि कहाँ कराया, कन्नौज और प्रयाग में, यानी उत्तर प्रदेश में यह, यानी उत्तर प्रदेश के जिले कन्नौज और प्रयागराज, जो प्रयागराज वर्तमान में है पूर्व का इलाहाबाद, यहाँ पर इसमें महामोक्ष परिषद का आयोजन किया। तो 1843 में हर्ष ने कराया। तो यह हर्षवर्धन का समय रहा और इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं रही, इसको देखा जा सकता है। आगे देखते हैं, इसमें थोड़ी सी जानकारी इसमें ऐड कर लेते हैं चीनी लेखों के बारे में। तो चीनी लेखों में सबसे पहले जो आया था फायान आया था, फायान को हमने देख लिया था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फायान। इसके बाद दूसरा संगुयन आया था,
और इसके बाद हेनसांग तीसरा यात्री है जो कि हर्षवर्धन के समय भारत में आया, और इसका यात्रा वृत्तांत, हर्षवर्धन का यात्रा वृत्तांत सीयूकी है, और जिसमें 138 हिस्सों का विवरण है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, और चौथा जो आया था चीनी लेखक, उसमें इत सिंह था। आगे देखते हैं इसमें, ताकि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। हेनसांग का भारतीय यात्रा विवरण को देख लेते हैं। इसमें विस्तार से दिया हुआ है, हमें अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। तो हेनसांग का भारतीय यात्रा विवरण देखते हैं। इसने भारत को इंतु का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि चीनी लेखकों ने भारत को क्या कहा है, तो इंतु का और हेनसांग यात्रा विवरण में ऐसा कहा गया है। 630 ईस्वी में भारत आया, 15 वर्षों तक रहा, इस समय भी पूछ देता है। नालंदा विश्वविद्यालय 637 ईस्वी में दौरा किया, में अध्ययन करने तथा बौद्ध धर्म ले जाने आया था, और शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे जब यह हेनसांग भारत आया था। सीयू की यात्रा वृत्तांत इसका है। इसका उपनाम या हेनसांग का उपनाम का यात्रियों का राजकुमार इसको कहते हैं। इसके बाद देखें तो मथुरा सूती वस्त्र तथा वाराणसी रेशमी वस्त्रों हेतु प्रसिद्ध था। मथुरा सूती वस्त्र के लिए, वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था हेनसांग के समय। समाज, वर्ण और जाति प्रथा के आधार पर संगठित था। हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा, यानी हेनसांग ने शूद्रों को क्या कहा है, कृषक कहा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। इसके बाद देखें, हर्ष के शासन में मृत्युदंड नहीं होकर अंगभंग की सजा दी जाती थी, यानी हर्ष के समय में मृत्युदंड नहीं दिया जाता बल्कि अंगभंग की सजा दी जाती थी। हेनसांग ने हर्ष के समय छठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया, यानी हमने देखा कि जो ये आपका महामोक्ष परिषद कहाँ कराया था, कन्नौज और प्रयाग में कराया था। तो इसका जो छठा जो महामोक्ष परिषद था उसमें हेनसांग भाग लिया था, और उसने भारत को इंतु कहा था, भारत को इंतु कहा, और इसका यात्रा वृत्तांत जो है सीयूकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो ये हेनसांग का भारतीय यात्रा विवरण रहा। इसके बाद खड़ दर्शन देख लेते हैं, यानी 6 जो दर्शन है उसको देखें, ताकि हम इस पर आधारित जो पूरे वीडियो बना चुके हैं विस्तृत रूप से वहाँ से इसको देख सकते हैं, और एग्जाम दृष्टिकोण से या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है खड़ दर्शन। इसमें देखें जो 6 भारतीय दर्शन उसमें देखें, भारत का प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन है, जिसके जो रचनाकार है महर्षि पतंजलि जी हैं। योग दर्शन देखें तो इसके रचनाकार सांख्य दर्शन महर्षि कपिल जी का है, यानी भारत का प्राचीनतम दर्शन पूछेगा तो सांख्य दर्शन है, और इसके रचनाकार महर्षि कपिल जी हैं। और योग दर्शन देखें तो इसके रचनाकार महर्षि पतंजलि जी हैं, और न्याय दर्शन देखें तो इसके रचनाकार गौतम जी याक्षपाद हैं। और वेदांत दर्शन देखें जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, तो इसके रचनाकार जो हैं वादरायण एवं आदि शंकराचार्य जी हैं। इसके बाद पूर्व मीमांसा देखें, यानी वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा कहते हैं, और पूर्व मीमांसा दर्शन देखें इसके रचनाकार महर्षि जैमिनि जी हैं। और छठा दर्शन देखें तो वैशेषिक दर्शन है, इसको महर्षि कणाद, इसके रचनाकार महर्षि कणाद जी हैं, यानी परमाणुवाद की स्थापना इन्होंने किया था महर्षि कणाद जी ने, जो वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। इसमें नोट महत्वपूर्ण रूप से कि पूर्व मीमांसा दर्शन उत्तर मीमांसा दर्शन वेदों पर निर्भर रहा है। यानी पूर्व मीमांसा दर्शन देखें, यानी पूर्व मीमांसा दर्शन जिसको महर्षि जैमिनि जी ने लिखा है, और उत्तर मीमांसा दर्शन यानी वेदांत दर्शन जिसको कहते हैं, इसको वादरायण आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है। यह वेदों पर निर्भर रहा है, यानी वेदों से लिया गया है। यहाँ पर दर्शन की बात आई है तो इसलिए कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं इसमें। पूर्व के लेक्चर में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसमें देखें तो संस्कार 16 होते हैं, जिसको हमने पूर्व के लेक्चर में देखा है, वहाँ से देख सकते हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता होती है। वैदिक संहिताओं का सही क्रम देखें, यानी वैदिक संहिताएं जो रची गई उसमें क्रम देखें तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं लिखेंगे, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखेंगे, इसके बाद आरण्यक लिखेंगे, लास्ट में उपनिषद लिखे गए। और उपनिषद को देखें, उपनिषद का मतलब है जो समीप बैठना, यह पुस्तक है। उपनिषद में वर्णित जो है तो उसमें देखें जो उपनिषद है इसमें वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा जो की गई है उसमें श्वेतांबर उपनिषद में किया गया है। और उपनिषद जो है यह दर्शन पर आधारित पुस्तक है, यानी दर्शन ने देखा जो है खड़ दर्शन है, तो उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तक है। और श्वेताश्वर उपनिषद में वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई। कठोपनिषद में देखें तो यम और नचिकेता का संवाद है। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। इसके बाद श्वेताश्वर उपनिषद देखें का अर्थ है सफेद घोड़ों द्वारा ढोया गया। और छांदोग्य उपनिषद में देखें तो सत्यकाम जबालिक प्रथा जो अनब्याही मां होने का लांछन को चुनौती देती है। और महर्षि गौतम की शिष्य सत्यकाम जबालिक था और माता का नाम जबाला था। मुंडको उपनिषद में सत्य में जयते लिया गया, जो भारत का प्रतीक चिन्ह के रूप में यह है मुंडको उपनिषद। और बृहदारण्यक उपनिषद है तमसोमा ज्योतिर्गमय, इसमें लिया गया है। और देखिए पुराण जो है तो पुराणों के जो आपके 5 विषयों का वर्णन है। पुराणों में 5 विषय हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित है, जिसको हम पूरी चर्चा कर लिए हैं। पुराणों की संख्या कुल 18 है। और वंशानुचरित में राजवंशों की जानकारी और पुराणों के रचनाकार लोमहर्ष ऋषि था, उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। और वेदों के बारे में देखें तो ये जो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसमें स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ देखें तो किसी वस्तु का ढेर से संबंधित है। तो ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति गाई गई है। दूसरा वेद यजुर्वेद है, इसमें देखें कर्मकांड यानी बलिदान विधि यानी यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। सामवेद संगीत संबंधित है। अथर्ववेद देखें तो औषधियों यानी तंत्र मंत्र एवं वशीकरण इसमें है। जीवन का विज्ञान अथर्ववेद है। इसमें विचारों अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं अथर्ववेद में। और हमने देखा था कि वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है, सामवेद का पंचविंश है, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ वो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है।